नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी मेंटोर तस्लीमा मंसूरी। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और क्लास चल रहा है बायोलॉजी का, चैप्टर 3 चल रहा है और इसमें हमने अभी तक 2 लेक्चर ले लिया हुआ है। आज 3rd लेक्चर है, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे हो रही है, उसके कॉजेज़ क्या हैं एंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हैं। आज देखेंगे कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको किया जा सकता है। इन उपायों को अपना करके हम एक रोल प्ले कर सकते हैं जो बढ़ती हुई जनसंख्या उसको कंट्रोल करने में। ठीक है, तो आइए आज का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, जन्म नियंत्रण के उपाय। तो शादियां हो जाती हैं और उसके बाद में कहा जाता है कि भाई परिवार शुरू करना है और ये सब तमाम चीज़ें आती हैं समाज में हमारे। वो तो होता रहता है, लेकिन एक पढ़ा लिखा नागरिक होने के नाते हमारी कुछ जिम्मेदारी रहती है कि अपने देश की अर्थव्यवस्था में रोल प्ले करने का। ठीक है ना, और जो संसाधन है उनका सही ढंग से उपयोग किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ी को भी कुछ चीज़ें हम छोड़ के जाएं और वो भी इस्तेमाल कर सके। इसीलिए जनसंख्या को क्या करने की ज़रूरत है, जनसंख्या को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। तो उसमें कुछ आपको बताए गए हैं मेथड्स जिनका यूज़ करके आप जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सकता है। क्या है, एक फर्स्ट लिखा हुआ है आवधिक संयम, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। ये बेसिकली ये आपके नेचुरल मेथोडोलॉजी में आता है। प्राकृतिक उपाय हैं जिनको आप संयम मतलब खुद से ही, ऐसा कुछ बाहर से नहीं है कि भाई बाहर से किसी ने कोई दवा खा लिया या कुछ कर लिया या कोई ऑपरेशन करा लिया, इससे आप जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हो। ये चीज़ बेसिकली स्टार्टिंग के कुछ ऐसे उपाय दिए गए हैं जिनमें आप क्या करेंगे, आप अपनी तरफ से आप और आपकी वाइफ या जो कपल्स हैं, हस्बैंड वाइफ जो होते हैं, वो क्या करेंगे, वो खुद से ही अपनी तरफ से कुछ मेजर्स अपना करके, कुछ तरीके अपना करके क्या करेंगे, बर्थ को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, या फीमेल बेसिकली प्रेग्नेंट होने से खुद को क्या कर सकती है, बचा सकती है। तो उसी में फर्स्ट है आवधिक संयम। आवधिक संयम में क्या करना है हमको, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का बेसिकली मतलब है कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स का पीरियड है वो क्या किया जा सके, वो मतलब फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल को देखते हुए फिजिकल रिलेशन अगर बनाया जाता है हस्बैंड वाइफ के बीच में या कपल्स के बीच में, दंपति के बीच में, तो उससे क्या होगा कि जो प्रेगनेंसी के चांसेस रहते हैं वो क्या हो जाता है, वो घट सकता है। हम जानते हैं कि मेंस्ट्रुएशन का जब हमने पीरियड पढ़ा था तो 0 से लेकर के क्या होता है 28 डेज का टाइम पीरियड होता है। ठीक है, तो उसमें जो आपका ओव्यूलेशन का पीरियड कौन सा है, 14th से लेकर के कौन सा वाला दिन रहता है, 15th डे वाला टाइम पीरियड रहता है। इसी के आसपास का जो डे होता है, इस टाइम पे प्रेगनेंसी के हाई चांसेस रहते हैं इफ़ फिज़िकल इंटरेक्शन हो रहा है। तो ये अगर पता है और हमें थोड़ी सी अवेयरनेस है तो इन ड्यूरेशंस को ध्यान में रखते हुए फिज़िकल इंटरेक्शन अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में हो रहा है तो प्रेगनेंसी के चांसेस को क्या किया जा सकता है, घटाया जा सकता है, जिससे बर्थ को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है ना, एंड साथ ही फीमेल को जो होने वाली कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जब अबॉर्शन कराया जाता है या दवा वगैरह खा करके प्रेगनेंसी को ख़त्म किया जा सकता है, तो उसका असर जो है फीमेल की बॉडी पर नेगेटिव पड़ता है। उन चीज़ों से भी नेचुरली खुद को कंट्रोल करके या नेचुरली कुछ मेजर्स को अपना करके उसको क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, ये क्वाइटस इंटरप्टस, संभोग व्यवधान है। इसमें इस मेथोडोलॉजी में हमें क्या करना होता है, बेसिकली जो अडल्ट्स हैं या जो हस्बैंड वाइफ हैं उनको क्या करना होता है, इसमें आप कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं, कुछ चीज़ों का यूज़ करके क्या कर सकते हो, फिज़िकल इंटरेक्शन को कम कर सकते हो, जिससे क्या हो कि प्रेगनेंसी के चांसेस क्या हो जाएं, घट जाए। स्तनपान अनार्तव या दुग्ध श्रावण अनार्तव, ये जैसे मेनोपॉज का टाइम होता है। मेनोपॉज में क्या होता है, आपका पीरियड क्या होता है, रुक जाता है। ठीक है ना, मेनोपॉज एक परमानेंट वो होता है, प्रोसेस होता है जिसमें पीरियड क्या होता है, रुक जाता है। ये एक सर्टेन एज के बाद आता है, लेकिन जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट रहती है
तो प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, पीरियड का जो साइकिल होता है वो रुका हुआ होता है। फर्स्ट डे से लेकर के 9 मंथ तक प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड रहता है, उस टाइम तक फीमेल बॉडी जो होती है वो बच्चे को पोषण देती रहती है। इसी वजह से ओव्यूलेशन का प्रोसेस रुक जाता है, हमने डिस्कस करा था, और मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाती है, 9 महीने तक फीमेल बॉडी में रुकी रहती है। ठीक है, इसके बाद में जब पार्चुरेशन होता है, जब डिलीवरी हो जाती है, तो फीमेल जो होती है लैक्टेशन का प्रोसेस शुरू करती है, जिससे बच्चे को शुरुआत से मतलब फर्स्ट डे ले अपना पार्चुरेशन के फर्स्ट डे से ले करके 6 महीने तक एक माँ बच्चे को भोजन के तौर पर स्तनपान कराती है। क्या कराती है? स्तनपान कराती है। तो जब ये स्तनपान होता है तो लैक्टेशन जब होता है तो लैक्टेशन में कुछ हार्मोन्स आपके एक्टिव रहते हैं। ठीक है, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन और ये जो हार्मोन्स हैं ये सब क्या रहते हैं, ये हार्मोन्स एक्टिव रहते हैं, जिसकी वजह से प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन वगैरह हार्मोन्स क्या रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन का जो सेक्रेशन होता है वो कम हो जाता है एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो जब कोई फीमेल डिलीवरी कर देती है तो उसके बाद में भी कुछ समय तक, कुछ महीने तक उनका जो होता है उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड रुक जाता है। तो इस दौरान भी प्रेगनेंसी के चांसेस क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद क्या है आपका सपोजिटरी मेथड। इसमें ये जो आपके ये बेसिकली ये 3 मेथड्स हैं, सपोजिटरी मेथड, जेली और क्रीम मेथड या फिर फोम पाउडर मेथड। इनमें क्या किया जाता है, इनमें कुछ स्पेशल टाइप के कुछ पदार्थ रहते हैं जिनको फीमेल बॉडी की वेजाइना में रख दिया जाता है, एंटर करा दिया जाता है, ताकि जो स्पर्म एंटर कर रहा है वो क्या हो सके, या तो वो डेड हो जाए या फिर स्मूथनेस प्रोवाइड कराने के लिए। बेसिकली जेल का काम जो होता है सपोजिटरी मेथड में, जो वेजाइनल ट्रैक्ट होता है, वेजाइनल पाथ होता है, उसको क्या किया जाता है, उसको बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्मूथ कर दिया जाता है दवा की हेल्प से, कुछ पदार्थ की हेल्प से, जिससे जो आपका ओवम जो होता है वो क्या हो जाएगा, वो बहुत जल्दी से बॉडी से क्या हो जाता है, बाहर की तरफ निकल जाता है। ठीक है ना। एंड जेली वाले फॉर्म में ओवम जो होता है बॉडी के फॉर्म में निकल जाता है। फोम पाउडर वाली विधि में क्या होता है कि फोम जैसा कुछ पदार्थ का फोम बना करके वेजाइना में एंटर करा दिया जाता है, एंड जब स्पर्म बॉडी में एंटर करता है तो वो स्पर्म जो होता है वो मर जाता है। ठीक है। शुक्राणु नाशक स्पर्मिसाइड में भी यही किया जाता है। फीमेल बॉडी में कुछ ऐसे पदार्थ रखे जाते हैं जो क्या होते हैं, जब शुक्राणु फीमेल बॉडी में एंटर करता है तो वो मर जाता है। गर्भ निरोधक गोलियां या मिश्रित गोलियां होती हैं, कुछ आपने सुना होगा, ये आपके कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या होती हैं, बेसिकली फीमेल को दी जाने वाली कुछ दवाएं बनाई जाती हैं, जिनमें ये ऐसी दवाएं होती हैं जो आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के सेक्रेशन को रोक देता है। प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेशन को क्या करता है, ये रोक देता है। अब प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन का जो सेक्रेशन होता है वो रुक जाता है, तो बेसिकली क्या होता है, ओव्यूलेशन नहीं होता है। ओव्यूलेशन का प्रोसेस जो होता है वो धीरे हो जाता है, जिससे ये आपका प्रेगनेंसी का चांस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे कुछ दवाओं में, गर्भ निरोधक गोली में कुछ होती हैं, एक माला डी नाम से काफ़ी फेमस है, सरकारी अस्पतालों में दी जाती है महिलाओं को। पीरियोडिक टाइम पर ये दिया जाता है, कुछ समय तक कंटिन्यूसली खाते रहना होता है फीमेल को, ताकि प्रेगनेंसी क्या हो, डिले हो सके या रुका रहे टेम्पररी पीरियड के लिए। साथ ही एक सहेली नाम से एक दवा आती है जिसको फीमेल को खाना होता है। ये भी पीरियोडिक दवाएं होती हैं, कुछ समय के लिए खाना होता है, जिससे फॉर द टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम प्रेगनेंसी को रोका जा सके। ठीक है। ये इसके साथ में आपके कुछ ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव यूजेस जो होते हैं, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस बोलते हैं उनको। क्या बोला जाता है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। ये इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस क्या काम करती हैं,
इनमें हम बेसिकली सबसे पहले इनमें कुछ ऐसे अंतः गर्भाशयी युक्तियाँ होती हैं, इनको फीमेल बॉडी में इंसर्ट किया जाता है, फीमेल की बॉडी में इंसर्ट कर दिया जाता है कुछ समय के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 8 साल के लिए, इतने टाइम पीरियड के लिए इनमें कुछ ऐसे चीज़ें रहती हैं, युक्तियाँ रहती हैं, जैसे कॉपर टी हो गया। तो कॉपर टी एक ऐसा डिवाइस है जो कि फीमेल बॉडी में इंसर्ट करा दिया जाता है, जिससे प्रेगनेंसी जो है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। ये बेसिकली ये आपके कॉप्यूलेशन को रोक देता है। कॉप्यूलेशन तो होता है, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को रोक देता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। ठीक है, तो इसमें कॉपर टी वगैरह इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस में क्या होता है, कॉपर टी जैसी कई सारे कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो फीमेल बॉडी में इंसर्ट करा दी जाती हैं, जिससे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो रुक जाता है। अब इसके अलावा कुछ ऐसे भी डिवाइसेस हैं, कुछ ऐसे भी मेजर्स हैं जिनको यूज़ करके हम प्रेगनेंसी का जो चांस होता है उसको घटाया जा सकता है। निरोध या कॉन्डोम। तो कॉन्डोम जो होता है वन ऑफ द सेफेस्ट मेजर माना जाता है, जिससे क्या होता है, इसको यूज़ करके बेसिकली जो अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है उसको रोका जा सकता है, साथ ही साथ बहुत सारे यौन संचारित रोगों को भी रोका जा सकता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीजेस होती हैं उनको भी रोका जा सकता है कॉन्डोम का यूज़ करके। कॉन्डोम जो होता है वो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए ही बना हुआ है, महिला और पुरुष दोनों के लिए ही कॉन्डोम बने हुए हैं। महिला जो होती है, महिला का जो होता है वो कुछ, अभी पिक्चर हम दिखाएंगे, कुछ इस तरीके से बंद रहता है और एक साइड से खुला हुआ रहता है। इसी तरीके से मेल वाला भी होता है। इसमें मेल का जो कॉन्डोम होता है वो अपने जेनाइटल ऑर्गन पर चढ़ा लेते हैं, सेम चीज़ें फीमेल भी करती हैं, अपने जेनाइटल ऑर्गन में, वजाइना में उसको पहन लिया जाता है, ताकि स्पर्म एंड ओवम का जो वो होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उस चीज़ को क्या किया जा सके, रोका जा सके। आपका कॉन्डोम पे कुछ और मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहूँगी, क्योंकि कॉन्डोम को यूज़ करने से यौन संचारित रोगों को रोका जा सकता है, बहुत हद तक इनको रोका जा सकता है। और एक बहुत ही गंभीर बीमारी होती है जिसको कहा जाता है HIV। HIV एक वायरस है जो कि एड्स नामक एक बीमारी को फैलाता है, और एड्स एक ऐसी जानलेवा बीमारी है जो धीरे धीरे फैलती है, और इसके बारे में स्टार्टिंग में इसके सिम्टम्स उतने ज़्यादा नज़र नहीं आते हैं, जिससे, और ये एक लाइलाज बीमारी है, इसका इलाज अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है। ये जो रोग है इसको बेसिकली प्रिवेंशन से ही क्योर किया जा सकता है, इसकी रोकथाम की जा सकती है, तभी ये रोग एक दूसरे से फैलने में रोका जा सकता है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि एड्स किस तरीके से फैलता है और किस वजह से होता है। यहाँ पर रीज़न में अभी आपको हम डिस्कस कर लेते हैं कि रीज़न क्या है। रीज़न बेसिकली सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, और अनहेल्दी सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर प्रैक्टिस की जा रही है तो उसमें यौन संचारित रोगों के फैलने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। कोई मेल या फीमेल किसी ऐसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज से क्या हुए हैं, वो इन्फेक्टेड हुए हैं, उनमें उस चीज़ों का संक्रमण है, और अपने पार्टनर के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, तो वो रोग उस पार्टनर में भी क्या हो जाता है, फैल जाता है, और दोनों ही परेशान होते हैं। कुछ ऐसे टेम्पररी रोग हैं जिनका इलाज करके उन्हें ठीक किया जा सकता है, लेकिन एड्स जैसी ऐसी बीमारियां होती हैं, ये लाइलाज बीमारियां हैं, इसमें एक टाइम के बाद व्यक्ति की मृत्यु हो ही जाती है। ठीक है, तो ऐसे खतरनाक बीमारियों से बचने के लिए एक हेल्दी सेक्सुअल प्रैक्टिस जो है उसको अपनाया जाना चाहिए। इसी वजह से इस चैप्टर को आपके सिलेबस में रखा गया है, ताकि अवेयरनेस फैलाई जा सके और लोगों को अवेयर किया जा सके, और बर्थ कंट्रोल साथ ही साथ आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन किया जा सके। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जिनका करके बर्थ को क्या किया जा सकता है, जन्म को नियंत्रित किया जा सकता है, और जनसंख्या वृद्धि जो हो रही है उसको क्या किया जा सकता है, घटाया जा सकता है। अगला अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में, लेकिन उससे पहले कुछ और चीज़ें हैं वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। ये देखिए कुछ एग्जांपल्स पिक्चर्स मैंने लिए हुए हैं यहाँ पे। ये मेल कॉन्डोम है, फीमेल कॉन्डोम का स्ट्रक्चर दिखाया गया हुआ है। स्पर्ज है, ये देखिए ये क्रीम वाला डायफ्राम पे स्पर्मिसाइड वाला आपका फैलाया जा रहा है। एक क्रीम होती है स्पर्मिसाइड जो कि शुक्राणुओं को क्या कर देती हैं, मार देती है। ये भी फीमेल के वजाइना में रखा जाता है। सर्वाइकल कैप है, ये गर्भाशय की ग्रीवा को ढक लिया जाता है ताकि ओव्यूलेशन जो ओवम है एंड फर्टिलाइजेशन ना होने पाए। फोम है, ये जेल है, कुछ क्रीमें होती हैं। ये जो दवाएं हैं ये फीमेल बॉडी में, फीमेल के वजाइना में रखी जाती हैं। ठीक है, ये तो ये फिर कुछ ऐसी पिक्चर्स हैं जिनका दवाएं हैं और कुछ युक्तियां हैं, डिवाइसेस हैं जिनका यूज़ करके बर्थ को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा ये जो अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया, ये सभी आपके टेम्पररी डिवाइसेस थी या टेम्पररी मेथड्स थे जिनको यूज़ करके प्रेगनेंसी को फॉर द टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम रोका जा सकता है। अब कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनको कराने पर, जिनको यूज़ करने पर क्या होता है कि परमानेंटली प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। और ये तरीका दोनों में होता है, मेल को भी मेल में भी कराया जा सकता है, फीमेल में भी कराया जा सकता है। ऑपरेशन नाम से बड़ा फेमस है, लोग कहते हैं ऑपरेशन करा लिया, ऑपरेशन करा लिया। ये बेसिकली क्या किया जा सकता है कि क्या कराया जाता है, ऑपरेशन की सहायता से मेल में जो वास डिफरेंस होता है उसको कट कर दिया जाता है। फीमेल में आपके फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है, कट करके उसको ऑपरेट कर दिया जाता है, बेसिकली उसको सेपरेट कर दिया जाता है ताकि जो फीमेल की बॉडी में जो आपका ओवम बन रहा है वो फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस तक ना आने पाए। ठीक है, मेल में भी वॉस डिफरेंस से जो स्पर्म है एंड जो फ्लूइड्स हैं वो सभी क्या हो, वो आपके पेनिस से क्या हो, ये बाहर की तरफ ना आने पाए। और जब सेक्रेशन ही नहीं होगा तो फिर फर्टिलाइजेशन होने का भी चांस घट जाता है। ठीक है ना, तो बंध्याकरण या नसबंदी जो प्रोसेस है ये मेल में कराया जाता है। स्टेरिलाइजेशन जिसको बोला जाता है, पुरुषों के वास डिफरेंस जो होते हैं, शुक्र वाहिकाएं जो होती हैं उनको काट करके उन्हें अलग कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है उनको, जिससे शुक्राणु का और इसके शुक्राणु वाले बाकी जो फ्लूइड्स होते हैं, जो द्रव होती हैं, उनका सेक्रेशन क्या होता है, रुक जाता है और इंटरकोर्स के दौरान ये फीमेल बॉडी में ट्रांसफ़र नहीं हो पाते हैं। ट्यूबेक्टोमी भी सेम प्रोसेस होता है, इसमें फीमेल के फैलोपियन ट्यूब को ऑपरेट करके इसको बांध दिया जाता है, जिससे जो ओवम होता है ये फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस तक नहीं पहुंच पाता है और निषेचन नहीं होता है। ठीक है ना, ये दोनों प्रोसेस होते हैं आपके। मैं पिक्चर ऐड कराना भूल गई, सॉरी। अब आते हैं क्या, ये तो हो गया कि कुछ डिवाइसेस हैं जिनमें आपका क्या कराया जाता है, जिनको यूज़ करके प्रेगनेंसी को कंट्रोल किया जा सकता है और अंततः जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। अब आते हैं थोड़ा सा कि भाई अगर इतनी सारी युक्तियां हैं, इतने सारे मेथड्स हैं, इतना तरीका भी है, तो फिर भी जनसंख्या कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है? क्या वजह है कि जनसंख्या नियंत्रित नहीं हो पा रही है और जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है? तो उसकी बहुत सारी वजहें हैं। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अशिक्षा जो है वो जनसंख्या वृद्धि और जो भी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को उत्पन्न करने में अशिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है। शिक्षित वर्ग और अशिक्षित वर्ग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपने अपने आसपास देखा होगा। उनकी लाइफस्टाइल, उनके रहने के तरीके, उनके जो सामाजिक उनका ढांचा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। ठीक है ना, तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, जनसंख्या को कंट्रोल करने में भी शिक्षित वर्ग जो होता है वो बहुत बड़ा योगदान देते हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो समाज है, हमारे भारत का जो समाज है, इसकी जो बनावट है, इसका जो ढांचा, ये बहुत अलग है। इसमें आज भी 21वीं सदी चल रही है, 2024 का टाइम चल रहा है और इसमें आज भी कुछ ऐसे संप्रदाय हैं, कुछ ऐसे मजहब हैं और कुछ ऐसी पुरानी रूढ़िवादी सोच है जहाँ पे क्या कराया जाता है, इन जैसे
पद्धतियों को अपनाने से महिलाओं को बेसिकली रोका जाता है। महिलाओं का शोषण तो होता ही है, क्योंकि उन्हें पढ़ने से वंचित रखा जाता है और उन्हें बहुत सारी स्वतंत्रताएं देने से वंचित रखा जाता है, तो उन्हीं पर प्रेशर डाला जाता है और उन्हीं को रोका जाता है। और एक और चीज़, लास्ट क्लास में मैंने ये चीज़ ऐड करना मैं भूल गई थी कि जनसंख्या वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारक ये भी है कि हमारे समाज में ना बेटे का पुरुष प्रधान समाज कहा जाता है, और बेटे का बहुत बड़ा लालच होता है कि बेटा वंश चलाएगा, बेटा देखभाल करेगा और बेटा ही आगे माँ बाप की सेवा करेगा, और ये सारी चीज़ें माना जाता है कि बेटियां पराये घर की हैं, बेटियां तो पराया धन है और ये दूसरे के घर चली जाएंगी, ठीक है ना। तो होता क्या है कि एक बेटा पाने के इंतज़ार में कई सारे बच्चे हो जाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जनसंख्या की वृद्धि में। और इसी वजह से क्या किया जाता है, जनसंख्या क्या होती है आपकी, बढ़ती रहती है। देखो कई सारे रीजंस इसमें हैं, देखते हैं कौन कौन से कारण हैं। परिवार नियोजन में सबसे बड़ी बाधा रूढ़िवादिता है, ठीक है। भारत में आज भी अधिकांश क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर लड़कों के जन्म को प्राथमिकता दी जाती है, और लड़कों के जन्म के प्राथमिकता के कारण ही जनसंख्या क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है। क्योंकि जिसकी 3-4 बेटियां हो गई हैं तो वो सोचता है कि एक बेटा हो जाता तो अच्छा रहता, और फिर उस चक्कर में 4-5 बच्चे हो जाते हैं। शिक्षा की कमी के कारण सामान्य जन परिवार नियोजन को अपनाने में रुचि नहीं लेते हैं। उनको ये सारी चीज़ें लगती है कि ये सब बकवास है, ये सब फालतू की चीज़ें हैं, जो देता है भगवान देता है। ऐसा कुछ नहीं है, भगवान तो देता ही देता है, लेकिन आपको, आपके पास जब इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सुविधाएं हैं, इतने उपाय हैं, तो ये सब आप कर सकते हैं। समाज को, ये जो आज का हमारा समाज है, ये मनुष्य ने ही बनाया हुआ है। पेड़ों की कटाई हो रही है मनमानी, अब जितने भी हमारे पास संसाधन है उसका दोहन हम कर रहे हैं, तो ये हम ही कर रहे हैं। इस संसार में सर्वश्रेष्ठ प्राणी जो है वो मनुष्य को माना जाता है। जब इतना आपने बना लिया हुआ है तो फिर कहाँ से, क्यों नहीं अपनाया जा रहा है? वो इस वजह से नहीं अपनाया जा रहा है क्योंकि एक देखो, ये कितना भी बुरा लगे लेकिन ऐसा है, डिस्पैरिटी इतनी ज़्यादा है, भेदभाव इतना ज़्यादा है। आज भी हमारे समाज में जो महत्वपूर्ण फैसले होते हैं वो पुरुष लेते हैं। इवन महिलाओं के लिए भी जो फैसले होते हैं वो भी पुरुष ही लेते हैं। कितने बच्चे पैदा करने हैं, कब फिजिकल रिलेशनशिप बनाना है, कब नहीं बनाना है, ये भी पुरुष के द्वारा ही निर्धारित होता है। इस वजह से भी जनसंख्या की वृद्धि जो है वो बढ़ती है, साथ ही साथ जो आने वाली परेशानियां हैं वो भी बढ़ती हैं। स्कूलों में यौन शिक्षा के अभाव के कारण परिवार नियोजन संबंधी जागरूकता विकसित नहीं हो पाती है। अब जाकर के कुछ सालों से, जब से हमारा डिजिटल एरा स्टार्ट हुआ है, जब से यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स और जिस पे आप शॉर्ट वीडियो बना सकते हो, वीडियो के थ्रू बना सकते हो, जो हम डायरेक्टली फेस टू फेस किसी के सामने बात करने से कतराते हैं, वो कैमरे के सामने आप रह करके उसके बारे में अवेयरनेस फैला सकते हैं, या फिर आप बात कर सकते हैं। हमारे देश में ना इन टॉपिक्स पर बात ही नहीं की जाती है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है, हम रोगों से ग्रसित होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, समस्याएं आती रहती हैं कि किससे डिस्कस किया जाए, लेकिन डिस्कस ही नहीं किया जाता है। और हमारे इवन बहुत सारे, मैं खुद भी बायोलॉजी स्टूडेंट रही हूँ और मेरे टीचर्स ने इन टॉपिक्स के बारे में हमें पढ़ाया ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसका भी बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि शिक्षा जो है, आप स्कूल से अपने माँ बाप से आप घर पर आए, माँ बाप से आप स्कूल में आए, तो स्कूल में जो जानकारियाँ दी जाती है वही हम अपने जीवन में उतारते हैं। तो उस समय पर अगर शारीरिक शिक्षा के बारे में अवेयर कराया जाता है, स्वास्थ्य के बारे में अवेयर कराया जाता, ये बताया जाता कि किस तरह से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और अपने समाज को भी स्वस्थ रख सकते हैं, तो आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, शादियां होंगी, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो रिश्ते होंगे, तो दोनों ही आपसी सहमति से एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। देश के दूरस्थ भागों में जहां सुविधाएं नहीं हैं, वहां पर परिवार नियोजन की सुविधाएं पहुंचने में भी समय लगता है। अब बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जहां पर कोई सुविधा नहीं है, ये इवन वहां पर इंटरनेट की भी पहुंच नहीं होगी, तो आजकल जो अवेयरनेस फैलाई जा रही है बहुत सारे एरियाज़ में ये भी नहीं पहुंच पा रहा होगा। सड़कें नहीं हैं, साधन नहीं हैं, तो वहाँ पर अस्पताल वगैरह नहीं है, तो ये सारी जो सुविधाएं हैं, जो विधियाँ हैं, वो भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं और जनसंख्या वृद्धि का कारण बनता है, ठीक है ना, जिसके कारण इसमें बाधा पैदा होती है, ठीक है। इसके अलावा
भी और भी बहुत सारी रीजंस हैं, जो कि सबसे बड़ा रीज़न कहाँ से स्टार्ट होता है, रूढ़िवादिता से। और एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्या, भेदभाव, सुपीरियॉरिटी इन्फीरियॉरिटी वाला जो चलता है हमारे देश में। समानता जैसी बात आज भी हमारे देश में नहीं है, कि जिस तरह से पुरुष को प्राथमिकता दी जाती है उसी तरह से महिला को भी अगर प्राथमिकता देने जाने लगी तो हमारा समाज जो है वो और भी ज़्यादा सभ्य हो जाएगा। मैं कहूँगी अभी भी बहुत सारे मामलों में जो अभी समाज है ना वो असभ्य है, तो उसको जब ये चीज़ें हम अपनाने लगेंगे, जब माइंडसेट खुलने लगेगा तो समाज और भी ज़्यादा क्या हो जाएगा, सभ्य हो जाएगा। अब आते हैं यौन संचारित रोगों पर, जो अभी मैंने एड्स के बारे में डिस्कस किया था। और आप एक हेल्दी सेक्सुअल प्रैक्टिस से इन यौन संचारित रोगों से क्या कर सकते हो, अपने आप को बचा सकते हो। तो यौन संचारित रोग होते कैसे हैं? सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान कोई इन्फेक्टेड मेल है या इन्फेक्टेड फीमेल है, जब ये दो लोग क्या होते हैं आपस में फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं, तो जो रोग है वो भी क्या होता है, स्थानांतरित होता है। क्योंकि रोगों के बारे में हमने पढ़ा है, संक्रामक रोग होते हैं और कुछ ऐसे रोग होते हैं जो असंक्रामक होते हैं। तो संक्रामक रोग जो होते हैं इनके फैलने का बहुत सारा कारण होता है। उसमें एक होता है फिजिकल कांटेक्ट, शारीरिक संपर्क जब आता है तो भी ये रोग जो होते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होते हैं, फैलते हैं। अब फिजिकल कांटेक्ट के साथ साथ में क्या होता है कि जो रक्त है, ब्लड है, वो किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र कर दिया गया। सेम इंजेक्शन जो है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति में लगा दिया गया। सेम ब्लेड से जब आप सैलून वगैरह में जाते हो तो सेम ब्लेड शेविंग वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो कट लग जाता है तो उससे भी जो बैक्टीरिया, वायरसेस या प्रोटोजोआ वगैरह है वो सभी क्या होते हैं, वो दूसरे व्यक्ति में क्या होते हैं, फैल जाते हैं और वो व्यक्ति क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है। ठीक है ना। तो कई सारे ऐसे यौन संचारित रोग हैं जिनमें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्या है, सुजाग, गोनोरिया है। ये निसेरिया गोनोरी नामक बैक्टीरिया से होता है और स्त्रियां जो होती हैं ये इस रोग की वाहक होती हैं। इनमें बेसिकली उतना ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं होता या ये इस रोग से इन्फेक्टेड नहीं होती हैं। बट पुरुष जो होते हैं इनका जो यूरेथ्रा होता है और प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है ये बैडली अफेक्ट होता है। स्वेलिंग वगैरह आ जाती है, ईचिंग वगैरह होती है और यूरिनेशन के दौरान क्या होता है, काफ़ी दिक्कत एक मेल को होती है। इसके लिए कुछ दवाएं भी हैं। दवा क्या है, इसमें पेनिसिलिन वगैरह, एंटीबायोटिक वगैरह दे करके गोनोरिया को क्या किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। एक और बीमारी है जिसका नाम है क्लेमाइडिएसिस। क्लेमाइडिएसिस जो है ये आपके क्लेमाइडिया ट्राइकोमैटिस के द्वारा क्या होता है, फैलता है। यह भी क्या है, एक जीवाणु है। इस संक्रमण में क्या हो रहा है, यूरेथ्राइटिस, एपिडिमाइटिस, या क्योंकि मतलब आपके यूरेथ्रा को अफेक्ट करता है, एपिडिडाइमिस को अफेक्ट कर रहा है। फीमेल में या आपके सर्विक्स को क्या करता है, अफेक्ट करता है। गर्भाशय ग्रीवा को क्या करता है, अफेक्ट करता है। इस रोग में यूरिनेशन के दौरान क्या होता है, जननांगों में जलन होती है, दिक्कत होने लगती है। ठीक है ना। अब इसका उपचार क्या है, इसके उपचार में कुछ दवाइयाँ हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे टेट्रासाइक्लिन है, एक डीऑक्सीसाइक्लिन है। ये सब एंटीबायोटिक्स हैं जिनको खा करके ऐसे रोग को ट्रीट किया जा सकता है। फिर चाहे वो आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो या कैंसर जैसे डिजीज़ेज़ हों या कोई और डिजीज़ हो, इन रोगों को कंट्रोल करने का सबसे पहला स्टेप होता है अवेयरनेस। अगर आपको थोड़ा सा भी आपको लगता है कि नॉर्मल कंडीशन से आपके शरीर में कुछ बदलाव आए हुए हैं, आपको कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, आपको कुछ चेंज लग रहा है कि कोई तो दिक्कत है, प्लीज़ तुरंत जाकर के डॉक्टर से कंसल्ट करें। जिस रोग से रिलेटेड डॉक्टर है, जो एक्सपर्टीज़ उसको हासिल है, उससे जाकर के कंसल्ट करें, प्रॉपर कंसल्टेशन लें ताकि आप अपने आप को हेल्दी रख सकें। ठीक है ना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ होती है। सिफिलिस क्या है, अवेयरनेस ना होने की वजह से क्या होता है, एक सेकेंड सॉरी, अवेयरनेस ना होने की वजह से स्पेशली जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ हैं
इनमें शर्म के मारे हम डॉक्टर से भी डिस्कस नहीं करते हैं या अपने आसपास के लोगों से भी डिस्कस नहीं करते हैं। तो प्लीज़ शर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फीमेल हो मेल हो, आपको कोई दिक्कत है, आप अपने दोस्तों से नहीं कह पा रहे हैं, घर में नहीं कह पा रहे हैं, जा कर के डॉक्टर से डायरेक्टली बात कीजिए। हमारा समाज ऐसा है, आज भी बहुत सारे जगहों पर, स्पेशली मैं कहूँगी रूरल एरियाज़ में, गाँव में क्या किया जाता है कि ख़ास करके, सॉरी टू से लाइक दिस, बट खास करके महिलाओं की समस्याओं को कंसिडर ही नहीं किया जाता है। ठीक है, तो एक महिला जो होती है वो आपके पूरे परिवार का संचालन कर रही है, तो अगर उसको कोई दिक्कत है प्लीज़ जा कर के उसकी रोग के बारे में, उसकी परेशानी के बारे में डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और दवा कराइए। आप भी अपना भी ख्याल रखिए। एक्चुअली क्या होता है ना, हमारे जो मेल काउंटर पार्ट होते हैं, चाहे भाई हों, पिता हों, पति हों या बेटे हों, उनकी देखभाल तो की जाती है, लेकिन स्त्रियों की देखभाल नहीं की जाती। ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि मैं सोशियोलॉजी की भी स्टूडेंट हूँ, तो मैं जानती हूँ। इवन मैं अपने आसपास की चीज़ें भी देखती हूँ। इवन मेरी माता जी जो हैं वो आज उनको अभी 40+ हैं वो, और आज उनको क्या होता है, उनके पैरों में, हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, चलने फिरने में उन्हें बहुत समस्याएं आती हैं। इसका रीज़न ये है कि जितना ज़्यादा घर में ध्यान देती हैं, अपने बच्चों पर ध्यान देती हैं, वो उतना ज़्यादा अपने आप पर ध्यान नहीं देती हैं। हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे सरकार के थ्रू हर साल कराया जाता है। इन सर्वेज़ में जब भी ये सर्वेज़ की रिपोर्ट आती हैं, तो उसमें आप कभी भी पढ़िएगा, उसमें आपको मिलेगा कि 50 to 60% महिलाएं जो होती हैं वो एनीमिक होती हैं, मतलब उनमें खून की कमी पाई जाती है। और आप समझदार हैं, खून की कमी क्यों पाई जाती है? क्योंकि पोषक आहार जो होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं, ध्यान नहीं दिया जाता है। स्पेशली कहाँ पे? रूरल एरियाज़ में, जहाँ पे इतनी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं और बहुत सारे सोशल पैरामीटर्स हैं। तो इन सारी चीज़ों पर तो वैसे भी कोई खुल के बात नहीं करेगा। ठीक है, तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों के बारे में बात करिए। अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत है, बात करिए। मैं इस चैप्टर में इतना ज़्यादा इसीलिए समझा रही हूँ क्योंकि ये चैप्टर ही आपका अवेयरनेस के बारे में है। जितना ज़्यादा आप अवेयर रहेंगे, उतना ज़्यादा आप अपने जेब के खर्चे को बचा सकते हो। आप सोचो कि आपको कोई बीमारी हो रही है, तो आप हॉस्पिटल जा रहे हो दौड़ करके, भाग करके, जितना आपने कमाया आपने बीमारी में लगा दिया। वही चीज़ अगर आप खाने पीने में लगाओ, जो आपका एक बैलेंस डाइट है उसको अपनाओ, तो आपके जो बीमारी में खर्चा होने वाला पैसा है वो क्या हो जाएगा? बचेगा। ठीक है, तो क्लेमाइडियासिस जो है, इसका इलाज क्या है? टेट्रासाइक्लिन और डीऑक्सीसाइक्लिन नामक जो एंटीबायोटिक्स हैं उसको खा करके दवा इस रोग को क्या किया जा सकता है? ठीक किया जा सकता है। सिफिलिस नाम का जो रोग होता है, ये ट्राइपोनेमा पैलिडम नाम का एक प्रोटोजोआ होता है, जिससे ये क्या होता है? फैलता है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? नॉट प्रोटोजोआ, जीवाणु है। इसमें आपके जननांगों में घाव, हेयर फॉलिकल्स जो होती हैं, ये इनमें दिक्कत आने लगती हैं, खरोच आ जाती है। बेसिकली आपके जेनाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं उनमें घाव होने लगता है, खुजली वगैरह होने लगती है, परेशानी आती है। सिफिलिस में संक्रमित स्थान पर कुछ बैगनी कलर का स्पॉट सा दिखता है जो घाव बन जाता है, और शरीर के ग्रसनी, मलाशय, होठों की श्लेष्मिका में भी ये संक्रमण क्या होते हैं? देखे जा सकते हैं। सिर्फ आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ही नहीं, आपके होठों पर, मलाशय में, ग्रसनी वगैरह में भी इनका इन्फेक्शन देखा जा सकता है। ठीक है, उपचार में देखते हैं कि इसका उपचार क्या है और इसके कुछ सिम्टम्स क्या हैं। 2 से 6 सप्ताह के बाद जो होता है यह घाव ठीक हो सकता है। कुछ सप्ताह के बाद त्वचा पर रुधिर परिसंचरण एवं तंत्रिका तंत्र के अंगों में चिपचिपे से पदार्थ निकलते हैं और ये क्या बनने लगती हैं? ये गिल्टियां बनाने लगती हैं। इसके अधिक संक्रमण से रुधिर स्राव, पैरालिसिस तक हो सकता है। यह एक सीरियस डिजीज़ है। इसका जितना, अगर आपको ऐसा कुछ सिम्टम्स दिखता है, आप जा कर के डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, दवा वगैरह लीजिए। गर्भवती स्त्रियों में यह भ्रूण के लिए बहुत ज़्यादा घातक होता है। मतलब जिस तरीके से पोलियो होता है, जो बच्चे को क्या करता है? फिजिकली डिसेबल कर देता है। तो फीमेल, अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल इस रोग से ग्रसित है, तो बच्चा, पॉसिबिलिटी है कि बच्चा पैरालाइज्ड पैदा
ठीक है, अगर ऐसा सिम्टम्स दिखे तो डॉक्टर से कंसल्ट किया जा सकता है। ट्रीटमेंट में क्या कराया जा सकता है, सामान्यतः टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक्स लेकर के नॉर्मली इसको ठीक किया जा सकता है। ट्राइकोमोनियासिस, ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस एक प्रोटोजोआ है जिसके थ्रू यह रोग फैलता है। पुरुषों के मूत्रमार्ग एवं स्त्रियों की योनि का एक औषधि होस्ट पैरासाइट है ये बेसिकली, यहीं पर ये रहता है और फूड वगैरह अपना लेता है। इसके संक्रमण से योनि से सफ़ेद रंग का जो वाइट डिस्चार्ज होता है वह होता है, स्मेल बहुत अजीब सी होती है इसको। जेनाइटल्स में खुजली, जलन, ये सारी चीज़ें होती हैं। और मेल में यूरिनेशन के दौरान क्या होता है, काफ़ी दर्द वगैरह, जलन वगैरह होती है। ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जा सकता है, ओरियोमाइसिन, टेरामाइसिन एंटीबायोटिक्स हैं, इनको लेकर के इसको क्या किया जा सकता है, इस रोग को ठीक किया जा सकता है। ठीक है, अगला है ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस ही तो पढ़े हैं ना। हाँ, ट्रीटमेंट देख लेते हैं। इस रोग के उपचार के लिए, ये भी हमने डिस्कस कर लिया हुआ है, जननांगों के मस्से, जेनाइटल वार्ड्स, ये इस रोग में क्या हो रहा है, पेपिलोमा वायरस एक होता है, HPV वायरस बोला जाता है इसको, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, इसके थ्रू यह फैलता है। इसके संक्रमण के फलस्वरूप स्त्रियों में वेजाइना और ग्रीवा में छोटे 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 दाने जैसे निकल आते हैं और ये बाद में कैंसर का रूप ले लेते हैं, विच इज़ वेरी डेंजरस। तो इसका ट्रीटमेंट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कराया जाना चाहिए। इसका उपचार लेज़र सर्जरी, अल्फ़ा इंटरफेरॉन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करके किया जा सकता है। इसको दवा से भी ठीक किया जा सकता है जब ये अपने इनिशियल स्टेज में रहे तो। ठीक है, आगे कौन सा और रोग है, जननिक परिसर्प या जननांगों का हर्पिस रोग, जेनाइटल हर्पिस। यह एक यौन संचारित रोग है, यह विषाणु जनित रोग है। हर्पिस सिम्प्लेक्स नाम का जो वायरस है, इसके थ्रू यह फैलता है। इस रोग में जनन अंगों में सूजन, पीड़ा, घाव, योनि, मूत्रमार्ग से पानी निकलना, ये सारे सिम्टम्स इसके हैं। हर्पिस सिम्प्लेक्स जो वायरस है, इसके संक्रमण से चेहरे और मुंह पर भी घाव बन जाता है। इस रोग में संक्रमित स्थान पर दर्द होता है क्योंकि घाव बना हुआ होता है। ट्रीटमेंट इसका क्या है, इसका कोई निश्चित उपचार नहीं है। एसाइक्लोर नाम की एक दवा है जिसको खाने से, जिसको लेने से इसमें आराम मिल सकता है। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स, पेन किलर वगैरह लेकर के इसको ठीक किया जा सकता है और हेल्दी सेक्सुअल प्रैक्टिस को अपना करके भी इस रोग से बचा जा सकता है। यकृत शोथ या हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस आपका क्या है, आपके लिवर को अफेक्ट करता है। ये हेपेटाइटिस वायरस के थ्रू क्या होता है, फैलता है, हेपेटाइटिस बी। इस रोग में यकृत के विषाणु के संक्रमण के कारण यकृत कोशिकाओं की क्षति होती है। इसके लिए यकृत शोथ हेपेटाइटिस बी का रोग क्या होता है, रोगजनक शामिल है इसमें। यह मैथुन, संक्रमित चिकित्सकीय औजार एवं संक्रमित रुधिर आधार द्वारा भी क्या होता है, फैलता है। इस रोग की प्रारंभिक अवस्था में रोगी को फ्लू, मिचली आना, भूख की कमी आदि हो जाती है और अधिक संक्रमण होने पर यकृत की कोशिकाएं जो होने लगती हैं वो क्या होने लगती हैं, डैमेज होने लगती हैं। ठीक है, और क्या हो जाता है, पीलिया हो जाता है। रोग के प्रचंड होने पर रोगी को चक्कर आने लगते हैं, अंततः मृत्यु हो जाती है। हेपेटाइटिस जो होता है यह संक्रमित मलमूत्र के कारण, गंदगी के कारण ज़्यादा फैलता है। इस रोग के लिए कोई विशेष औषधि नहीं है। रोगी को स्वस्थ वातावरण में रखने से, साफ सुथरी जगह पे रखने से, पोषक आहार देने से हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए से क्या हो सकता है, बचाया जा सकता है। और इसके लिए एक वैक्सीन भी है, HBV वैक्सीन है, जिसको लेने से हेपेटाइटिस नामक बीमारी से क्या हो सकता है, बचा जा सकता है। द मोस्ट डेंजरस डिजीज इज आपका क्या है, एड्स है, जिसको अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम बोला जाता है। उपार्जित प्रतिरक्षा अपूर्णता संलक्षण या एड्स बोला जाता है जिसको। यह किसके थ्रू फैलता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस एक होता है जिसको मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता विषाणु या बहुत कॉमनली हम इसको HIV बोलते हैं, इस विषाणु के कारण यह रोग फैलता है।
बेसिकली इतना ज़्यादा डेंजरस क्यों होता है, इतना ज़्यादा डेडली क्यों होता है यह वायरस, क्योंकि जो HIV है ये आपके वाइट ब्लड सेल्स के T4 लिम्फोसाइट्स को क्या करता है, लिम्फोसाइट्स कोशिकाओं को नष्ट करने लगता है। और लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं क्या करती हैं, आपको प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। तो ये लिम्फोसाइट कोशिकाओं को नष्ट करने लगता है, जिसके कारण अगर कोई और भी रोग वाला जो कारक है, जो विषाणु या बैक्टीरिया है, वो हमें अफेक्ट करने, तो हमारा शरीर बहुत सारे रोगों से ग्रसित हो जाता है, जिसकी वजह से अंततः एड्स से ग्रसित व्यक्ति की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। यह रोग शरीर के तरल पदार्थों के संपर्क में आने से फैलता है। तरल पदार्थों के संपर्क में आने से फैलता है मतलब अगर एक ही व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति को इंजेक्शन लगा हुआ है, वही इंजेक्शन दूसरे व्यक्ति को लगा दिया गया। अभी मैंने बताया कि शेविंग वगैरह की जाती है, बाल वगैरह काटे जाते हैं, तो उस तरह है, या फिर ब्लेड वगैरह है, एक व्यक्ति का बाल काटा गया, शेविंग करा गया, वही जो ब्लेड है या फिर उस तरह है वो दूसरे व्यक्ति में इस्तेमाल कर दिया गया। इसके अलावा सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, कोई व्यक्ति जो है HIV से अफेक्टेड है, वो किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है तो उससे भी फैलेगा। तो इस तरीके से कई सारे डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से क्या होता है, HIV जो होता है वो ट्रांसमिट होता है, ठीक है ना। संपर्क में आने से फैलता है, इसलिए इसे यौन संचारित रोगों के साथ में रखा जाता है, क्योंकि यौन संपर्क में दो व्यक्तियों के शरीर के तरल पदार्थों का क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है, स्थानांतरण होता है। यह विषाणु जब मानव के शरीर में पहुंचता है तब यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली T4 T11 लिम्फोसाइट्स को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, जिससे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र जो होती है, प्रतिरक्षा शक्ति जो होती है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और व्यक्ति का शरीर कई सारे रोगों से ग्रसित हो जाता है। HIV से संक्रमित व्यक्तियों में बुखार है, सिर दर्द है, कमज़ोरी है, थकावट है, खांसी है, ये सारे सिम्टम्स देखे जाते हैं। उसके बाद त्वचा पर सफ़ेद रंग के चकत्ते भी बनने लगते हैं, स्पॉट्स दिखने लगते हैं, और लास्ट में रोगी जो रोग होता है या होती है उसकी डेथ हो जाती है। उपचार के लिए किया जा सकता है, इसमें प्रिवेंशन सबसे अच्छा उपाय है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें की जाती हैं, बचाव ही इस रोग का सर्वाधिक उपयुक्त उपाय होता है, परंतु अभी तक पूर्णतया सफल औषधि इसकी नहीं मिली है। अनेक कुछ ऐसे संस्थाएं हैं, भारतीय औषधि अनुसंधान परिषद ICMR, राष्ट्रीय एड्स संस्थान पुणे द्वारा निर्मित ये आपका कुछ एक दवा है, चीन में निर्मित SH दवाएं, ये सभी क्या हैं, औषधियाँ, इनको बनाया गया है एड्स में यूज़ करने के लिए, एड्स को ठीक करने के लिए। लेकिन अभी भी ये 100% सर्टिफाइड नहीं है कि इससे एड्स ठीक ही हो जाएगा। सही टाइम पर टेस्ट कराने से, और टेस्ट अगर पॉजिटिव निकलता है तो कुछ दवाइयाँ बनी हुई हैं, कुछ प्रिवेंशंस दिए गए हैं, जिनसे आगे दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्ट करने से और ख़ुद को भी थोड़ा सा हेल्दी रखने में मदद की जा सकती है। वेजिनाइटिस एक रोग है, यह एक यौन संचारित रोग है, यह कवक जनित रोग है। कैंडिडा एल्बिकेंस नाम का जो कवक है इस रोग का कारक है। पुरुषों में इसका संक्रमण जो होता है असुरक्षित यौन संबंध के कारण होता है। इस रोग के निदान के लिए एंटी फंगल दवाएं दी जाती हैं और इसे ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो आज का इतना ही टॉपिक है। आई थिंक आज इतना ही रहने देते हैं। लास्ट कुछ और टॉपिक्स हैं जिनको हम कल की क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। लास्ट का कुछ टॉपिक है जिसमें आपका अभी रह गया है ये इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। और जो आपका कुछ मदर ऐसी होती हैं जो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं, तो आज के टाइम पर कुछ ऐसे तकनीकें विकसित की गई हैं जिनसे बच्चा मतलब दंपति जो हैं वो बच्चे का सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो उनके बारे में भी हम कल के क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आई होप कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।